हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम लोग इस वीडियो में जो बिहार पीजीटी यानी 11th-12th भूगोल विषय का, ठीक है, 2.0 में जो भूगोल विषय का पेपर हुआ था उसको हम लोग आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। इससे देखेंगे कि जो आपका ट्राई 3 यानी 3.0 जो एग्ज़ाम टल गया है, 5 तारीख को होना था अप्रैल को, वह टल गया है, तो उसका क्या पैटर्न मतलब अपनाना चाहिए आपको। जो आपको टाइम मिल गया है लगभग 1 से 1.5 महीने, ठीक, 2 महीने लगभग मान लीजिए। चुनाव के बाद अगर एग्ज़ाम होता है तो निश्चित तौर पे आपको अभी 2 महीने टाइम मिल गए हैं, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जो गलतियाँ आपने 2.0 में की थी उसको सुधार के आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जो लोग भी हमारा नोट्स भूगोल विषय का लिए होंगे, ठीक है, उन लोगों को पता चल गया होगा जो 2.0 में पीजीटी भूगोल में कहाँ से क्वेश्चन आए थे, सारे कुछ उनको पता हो गया होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं जो लोग भी नोट्स लिए हैं उसको बराबर उसका अध्ययन करते रहें, ज़रा सा भी ढीलवाही न बरतें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है। चाहे 1 महीने बाद हो चाहे 2 महीने बाद हो, एग्ज़ाम तो होगा ही। तो आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो जाए। और अगर आप लोग बिहार 6 to 8, ठीक है, फिर 9th-10th, फिर 11th-12th जो भूगोल के नोट्स अगर लेना चाहते हैं, भूगोल विषय का नोट्स लेना चाहते हैं, तो बेहतरीन मौका है। इस समय आपको विशेष छूट के साथ, ठीक है, वह नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आप लोग नोट्स लेते हैं तो 2 महीना आपके पास लगभग कम से कम, ठीक है, 2 महीना टाइम है। आप उस नोट्स को लेके कुछ मिनिमम चार्ज के साथ नोट्स को लेके आराम से तैयारी उसको करें, 2 महीने में अच्छे से पढ़ जाए। इस नोट्स में आपको प्रैक्टिकल के भी जो क्वेश्चन आएंगे आ रहे हैं पीजीटी में, उसको भी हमने उसको में सम्मिलित कर दिया है, ठीक है। आने वाले समय में और भी जो भी चीज़ें हैं उसको भी हम देख के पढ़ के उसको और भी नोट्स अच्छे से बना के देंगे, ठीक है, जिससे आप लोग का आपकी बार 2.0 में नहीं हुआ है, जिनका 1-2 नंबर 3 नंबर से, उनका 3.0 में पीजीटी भूगोल में ज़रूर हो जाए, टीजीटी में हो जाए, ठीक है। 6 to 8 में तो 6 to 8, 9th-10th, ठीक है, 11th-12th अगर भूगोल विषय का नोट्स और प्रैक्टिस सेट आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके वहाँ से, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, टाइम आप बेहतरीन टाइम को बर्बाद मत करिए आप लोग, ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। हम लोग जो 71 नंबर क्वेश्चन भूगोल का जो 80 क्वेश्चन है, 71 नंबर से लगाए 150 तक का, उसका हम एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर हैं, ये सब आपको हम ये जहाँ पे बताएंगे, तो आप लोग वहाँ काउंट कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। फिर कह रहे हैं 50 से 55 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे 2.0 हो, चाहे 1.0 था, चाहे 3.0 है, ठीक है। अगर आप भूगोल विषय या किसी भी विषय का तैयारी पीजीटी का कर रहे हैं तो आपका एनसीईआरटी से 50 से 55 क्वेश्चन आना 100% निश्चित है, ठीक है। तो अगर आप केवल और केवल एनसीईआरटी पकड़ के बैठे रहते हैं तो भी आप एग्जाम में 50 से 55 क्वेश्चन सही कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डीपली नॉलेज रखते हैं तो आप और भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है, तो यह है एंड्रोमेडा, ठीक है। यह जो क्वेश्चन आपको मिलेगा कक्षा 6 की एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। औद्योगिकरण और नगरीकरण जननांकीय जन जनसांख्यिकीय संक्रमण की किस अवस्था का लक्षण है, तो यह तृतीय अवस्था का लक्षण है, ठीक है। जबकि प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है, प्राथमिक जो क्रियाकलाप है जैसे वनों से लकड़ी काटना, फलों को तोड़ना, यह सब जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं। जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र माना जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, ठीक है, तो यह रिफ्ट घाटी है। यह आपको एनसीईआरटी में यह क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसके लिए आप अगर जब मानव भूगोल पढ़ेंगे, सभी उनका क्या नाम है, माजिद हुसैन सर का या एच.टी. मौर्य सर का पढ़ेंगे बुक मानव भूगोल में, उसमें आपको यह चीज़ें मिलेंगी। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला
74 किसने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन है? तो यह हार्टसोन महोदय ने कहा था। यह भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा जो क्वेश्चन है, मतलब इस 71 से 74 नंबर में, यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। यह जो क्वेश्चन आपको मिलेगा भौगोलिक चिंतन में, भौगोलिक चिंतन, ठीक है। अब भौगोलिक चिंतन जो है माजिद हुसैन की बुक या एच.डी. मौर्य की बुक, दोनों में मिल जाएगी एक क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है? तो जो ब्लास है यह दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है। यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं था, ठीक है। यह जब आप पढ़ेंगे सविंदर सिंह का पर्यावरण भूगोल, उसमें यह चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो यह है इंडो आर्यन, सबसे बड़ा भाषाई समूह है। यह आपको एनसीईआरटी से कक्षा 12 की बुक से आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 77 क्षेत्रीय योजना संबंधित है। तो जो क्षेत्रीय योजना है वह विकास के क्षेत्र विशिष्ट उपागम से है। यह भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी कक्षा 12 भारत लोक अर्थव्यवस्था वाले बुक से आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो यह चैगोस द्वीप समूह पर स्थित है। यह आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। यह सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल जो बुक है, भौतिक भूगोल, उसमें आपको यह मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 79 भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो यह कोयली, यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। यह आपका एनसीईआरटी में यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 80 भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष है। तो यह 1768। यह क्वेश्चन, ठीक है, प्रयोगात्मक भूगोल कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको यह मिलेगा। जो भी लोग नोट्स हमारा लिए हैं उनको इसका नोट्स उपलब्ध कराया गया है, वो लोग जब पढ़ेंगे वहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है। तो उसे कहते हैं कायांतरण। यह भी एनसीईआरटी से लिया यह क्वेश्चन है, कक्षा 11 की जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 एंजिला प्रकाश डालता है। तो यह एनसीईआरटी से यह क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ये खर्च प्रतिरूप पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला डेसीमेट्रिक विधि से क्या मापी जाती है? तो जो डेसीमेट्रिक विधि है इससे जनसंख्या घनत्व को मापी जाती है, ठीक है। यह भी एनसीईआरटी से प्रैक्टिकल से ही लिया गया है, कक्षा 12 की जो बुक है। क्वेश्चन नंबर 84 अपवर्तन चक्र की संकल्पना के प्रतिपादक डेविस किस देश से थे? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका थे। यह जो क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, आपको यह क्वेश्चन सविंदर सिंह का जो भौतिक भूगोल है उससे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 85 ब्राज़ील में सवाना प्रकार की घास कहलाती है। तो उसको कहते हैं लिम्पो कहा जाता है। जबकि जो सेल्वा जो है यह एक प्रकार का ब्राज़ील में ही वन है, ठीक है। जबकि जो बेल्ट है यह घास का मैदान है, यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो यह है मुंबई यूएसए में। यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से एकदम लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 87 देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? तो यह 1923 में। यह एनसीईआरटी कक्षा 12 की जो बुक है भारत लोक अर्थव्यवस्था, उसका यह अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है। तो यह क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी टारस पर्वत, ठीक है। यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 पन्ना हीरे की खान स्थित है। तो जो पन्ना हीरे की खान है यह बुंदेलखंड में स्थित है, ठीक है। जो बुंदेलखंड में ही भांडेर पठार भी आता है, आयोग ने इसको बुंदेलखंड माना था। यह अगर आप लोग आरसी तिवारी के भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे वहाँ पे आपको यह चीज़ें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 90 भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक किस प्रक्षेप पे बनते हैं? तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पे बनते हैं। यह कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी जो है कक्षा 11 की प्रैक्टिकल की बुक है वहाँ पे यह मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 91 भूस्खलन का प्रमुख कारण है। तो यह भी एनसीईआरटी से, इसका उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा।
गुरुत्वाकर्षण और ढाल, यह दोनों भूस्खलन का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो यह जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं उसमें यह मिलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 92, गेटवे सिटी स्थित होता है। तो जो गेटवे सिटी होता है वह दो बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में होता है। यह आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 93, शीर्ष सूचकांक प्रभावित होता है। तो जो शीर्ष सूचकांक होता है यह जीन से प्रभावित होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कक्षा आप 11 की जब एनसीईआरटी भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत पढ़ेंगे वहाँ पे जब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 94, मानव भूगोल का जनक है। तो यह रेटजेल जो है मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। अगर फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक पूछता तो ब्लास हो जाता, लेकिन मानव भूगोल का जनक कह रहा है तो यह रेटजेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95, पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिकीय संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ। तो इसका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वैज्ञानिक नियतवाद को ही रुको और जाओ नियतवाद भी कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक जो नियतवाद है वही रुको और जाओ नियतवाद को ही वैज्ञानिक नियतवाद भी कुछ अलग विद्वानों ने कहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 96, 2011 में विश्व के देशों के बीच मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। तो 134वां स्थान था। यह आपका कक्षा 12 की जो भारत लोक अर्थव्यवस्था वाला मानव भूगोल का बुक है, भारत लोक अर्थव्यवस्था कक्षा 12 की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें यह आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में विभाजित किया गया था। तो 16 जोनों में विभाजित किया गया है। यह भी आपको कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी की बुक है भारत लोक अर्थव्यवस्था उससे ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98, अकाबा खाड़ी तट पर स्थित देश, अकाबा खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है। तो जो फिलिस्तीन है यह अकाबा की खाड़ी पर स्थित नहीं है। यह क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी से नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 99, जयपुर भारत के किस स्थलाकृति प्रदेश में स्थित है। तो आयोग ने इसका उत्तरी मैदान माना है। तो ये बार जब मान चुका है, अगर एक क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उत्तरी मैदान ही मानिएगा यह, लेकिन यह प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही जयपुर आता है, क्योंकि जो अरावली पर्वत है वह प्रायद्वीपीय पठार के ही अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाता है, लेकिन आयोग ने इसको उत्तरी मैदान माना है। क्वेश्चन नंबर 100, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो यह 179 होती है, क्योंकि जो देखिए जो पृथ्वी है 0 डिग्री, उसके बाद ऐसे ही 1 2 3 4 जाके 90 डिग्री पे यह रेखा ना होगा बिंदु हो जाती है, इसलिए 0 के बाद 1 से 79 इधर हो जाता है और 1 से 79 इधर हो जाता है, प्लस 0 वाला जीरो वाले को 1 मान लिया जाता है। तो यह 179 अक्षांश रेखाएँ हो जाती हैं। ठीक है, तो यह आपका कक्षा 11 का जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, उसमें आपको यह चीज़ें मिल जाएगा। जो भी नोट्स लिए होंगे उनको यह चीज़ें ज़रूर मिल गया होगा पढ़ने को। क्वेश्चन नंबर 101, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। तो यह फेल्सेनमीर कहलाती है। ठीक है, यह आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। अभी तक हमको किस बुक से यह क्वेश्चन पूछा है, अभी तक हमको इसका सही और सटीक जवाब नहीं कहीं मिला है, लेकिन गूगल पे अगर आप लोग सर्च करेंगे इंग्लिश में तो आपको फेल्सेनमीर मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को यह मिला होगा किस बुक में है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, हम भी उस बुक को पढ़ना चाहेंगे ज़रूर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 102, ग्रीन लेबर वह है जो, ठीक है, तो यह आयोग ने माना था जो प्रथम बार वेतन के लिए काम करने के लिए जाता है, लेकिन हम लोग भी जो भी पढ़े हैं तो हरित गृह यानी जो हरित गृह में कार्य करता है उसको भी ग्रीन लेबर कहा जाता है, लेकिन आयोग ने माना है प्रथम बार वेतन के लिए काम करने वाले जो जाता है उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात यह क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। मान लीजिए जनसंख्या घटेगी, मानव भूमि अनुपात यह बढ़ेगी। ठीक है, यह भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 104, प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मध्य देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है। तो यह उज्जैन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 105, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण वह जन्म दिया है, नवनियतवाद को जन्म दिया है और वैज्ञानिक नियतवाद को, क्योंकि दोनों एक ही है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? यह भारत लोक अर्थव्यवस्था वाले बुक से कक्षा 12 की जो बुक है उसका अभ्यास प्रश्न है। भोपाल जो है यह नदी जो शहर है किसी नदी तट पर स्थित नहीं है। आगरा आपका यमुना नदी पे, पटना गंगा नदी पे, ठीक है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है? यह भी कक्षा 12 भारत लोक अर्थव्यवस्था का जो बुक है एनसीईआरटी का उसका अभ्यास प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ए विशाखापट्टनम। ये सब चीज़ें, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, हमने जब 2.0 के एग्जाम हो रहे थे उसके पहले जो भी हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे ये सब क्वेश्चन वहाँ पे हम पूछे थे, ठीक है। अगर जो लोग भी वह प्रैक्टिस सेट देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उनको मिला होगा। आर्मीनिया है एक, ठीक है, तो आयोग ने माना है देश। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 109 का हो जाएगा राइट आंसर ए, जो मथुरा है यह सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस तरह समझिए, उत्तर प्रदेश मलिया ऐसे है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो मथुरा है यहाँ है, फिर कानपुर उससे नीचे है और वाराणसी उससे नीचे है। तो जान रहे जितना उत्तर की ओर जो रहेगा उतना ही ऊंचाई पर रहेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए मथुरा। क्वेश्चन नंबर 110, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्लेंटोमीटर होता है, प्लेंटोमीटर, यहाँ पे प्लेंटोमीटर नहीं है। यह जो आपका क्वेश्चन है यह कक्षा 11 का जो, ठीक है, एनसीईआरटी प्रैक्टिकल की जो बुक है उसमें यह मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण दिया हुआ है। जो लोग भी नोट्स लिए होंगे अगर वह इस वाले नोट्स को, प्रैक्टिकल के नोट्स को पढ़े होंगे उसको वहाँ पे उनका जवाब जरूर मिल गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, तापमंडल का दूसरा नाम है? तो इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, विश्व में नगरीकरण किस पठार पर अधिक हुआ है? तो जो तटवर्ती पठार होते हैं वहाँ पर नगरीकरण ज़्यादा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, मत्स्य कृषि सूचक है? तो यह संभववाद का सूचक है। 113 का हो जाएगा बी। देखिए जो भी इस समय मतलब मनुष्य कार्य किया है, जैसे कृषि करना, मकान बनाना, हवाई जहाज़ उड़ाना, ठीक है, जितने भी चीज़ें मनुष्य ने बनाया है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सारे यह संभववाद का ही देन है, ठीक है। जब संभववाद के कारण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगी, तब क्या आया था, नवनियतवाद, ठीक है, या उसको वैज्ञानिक नियतवाद संकल्पना को वह जन्म दिया था। कौन? प्रदूषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, सर्वप्रथम किसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था? तो यह हिपार्कस था। यह आपका भौगोलिक चिंतन जो बुक है, भौगोलिक चिंतन, यह डी मौर्य का या आप माजिद हुसैन का, दोनों में से किसी का पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यह क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 115, सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो यह आयोग ने बंद तंत्र माना था। यह क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? अभी तक हमको किसी बुक में यह मिला नहीं। अगर किसी भाई को मिला हो यह क्वेश्चन तो आप ज़रूर, किसी भाई बहन को अगर मिला हो यह क्वेश्चन तो ज़रूर कमेंट करें किस बुक में मिला है। अगर मेरे नंबर पे चाहे तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, 7054351253 मोबाइल नंबर पर बता सकते हैं कौन सा बुक है। इस बुक को हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे जिसमें यह दिया हो, हम खरीदेंगे ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से शहरों के किस समूह को उनके आकार के क्रम अर्थात 1, 2, 3, 4 रैंक में व्यवस्थित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का हो जाएगा बी, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, आकार के अनुसार, यानी इनका जो आकार है उनके अनुसार। तो सबसे बड़ा दिल्ली, उसके बाद ग्रेटर। ये जनसंख्या के आधार पर नहीं है, यह ध्यान रहे, आकार के आधार पर है, ठीक है। जनसंख्या का अगर आधार पर होता तो सबसे पहले मुंबई हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, धक्का और खिंचाव कारक जिम्मेदार हैं या प्रवसन के लिए, यानी प्रवास के लिए पुल एंड पुश थियरी जो है उसको धक्का और खिंचाव, ठीक है, कहा जाता है। प्रवसन यानी प्रवास के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 118, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो जो तेहरान है वह एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है। तेहरान ईरान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 119,
सोन नर्मदा और महानदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक की जो पहाड़ी है किस श्रेणी पर स्थित है? तो यह है मैकाल श्रेणी पर स्थित है, मैकाल श्रेणी पे। क्वेश्चन नंबर 120, किस प्रदेश के स्थलाकृति मानचित्र की चुंबकीय नति सर्वाधिक होगी? तो यह होगी मेघालय की, क्योंकि सबसे ज़्यादा यह उत्तर में यही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर में यही है। जो जितना उत्तर में रहेगा उसकी चुंबकीय नति सबसे अधिक रहेगी, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 121, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है? तो पंख वर्षा जो होती है उससे भूमि उपजाऊ, पंख की मीन्स कीचड़ होता है। ठीक है, 121 का हो जाएगा सी। कोई 122 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्रिस्टालन ने अपने केंद्रीय स्तर सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसको वरीयता नहीं दी है? ठीक है, तो आयोग ने माना था केंद्रों के बीच की दूरी को इन्होंने माना है नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 123, टेहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का जगह सी, रुको और जाओ नियतवाद से। ठीक है, जो टेहरी बांध बना यह संभववादी विचारधारा के अनुसार बना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, टेहरी बांध से पर्यावरण को क्या हुआ, नुकसान होने लगा। जब पर्यावरण को नुकसान हुआ तो वह विवाद से संबंधित हो गया। तो जब विवाद होगा तो वहाँ पे किससे संबंधित हो जाएगा, वह रुको और जाओ विचारधारा से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 124, कौन भूगोलवेत्ता इतिहास का जनक है? तो जो हेरोडोटस है वह इतिहास का जनक है, जबकि हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, और एनेक्जिमेंडर इन्होंने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 125, लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? यह क्वेश्चन हमने 2.0 में कई बार यह क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में कराए हुए थे। जो लोग भी वीडियो देखे रहे होंगे उनको जरूर लाभ हुआ होगा, वह एक क्वेश्चन जरूर सही किए होंगे। ठीक है, तो 125 का हो जाएगा बी, जर्मन स्कूल ने। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद की जा सकती है? यह क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, भारत लोक अर्थव्यवस्था जो वाला चैप्टर है उसमें नहीं मिलेगा, यह मिले, हाँ उसी में मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर पूर्व जंगल एवं पहाड़ियों में। ठीक है, देखिए बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अर्धशुष्क भी दिया है। राजस्थान, मान लीजिए यह राजस्थान है, तो राजस्थान के बीचों बीच से अरावली पर्वत गुजरती है। ठीक है, उत्तर दक्षिण, तो उसके पूरब में जो पूर्व हिस्सा है राजस्थान का, और एक होता है पश्चिमी हिस्सा। अरावली के एक पश्चिमी हिस्सा है और एक पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्से को कहते हैं अर्धशुष्क क्षेत्र, जबकि पश्चिमी हिस्से को कहते हैं शुष्क क्षेत्र। जो शुष्क क्षेत्र है पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पे तो पाई जाती हैं बिखरी हुई बस्तियाँ, लेकिन अर्धशुष्क क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सघन और पल्ली युक्त बस्तियाँ पाई जाती है, इसलिए यह बी नहीं होगा। ठीक है, जबकि सी जो है, हिमालय की निचली घाटियों में कभी भी ग्रामीण बस्तियाँ का जो होता है क्या नाम है, प्रकीर्ण बस्तियाँ नहीं, यानी बिखरी हुई बस्तियाँ नहीं पाई जाती। वहाँ पे हिमालय की निचली घाटियों में पल्लीकृत बस्तियाँ पाई जाती है, पल्लीकृत। ठीक है, जब आप लोग पढ़ेंगे बस्तियों के 4 प्रकार बताए गए हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे जो भी हमारे नोट्स लिए होंगे उसमें डायरेक्ट ये सब चीज़ें उनको देखने को मिलेगी। पल्लीकृत बस्तियों के अंतर्गत नल्ला पाड़ा, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, केवल उत्तर पूर्व के जंगलों पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 127 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है? तो क्वेश्चन यह देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है। आप लोग अगर पढ़ेंगे भारत लोक कक्षा 11 की जो बुक है भारत का भौतिक पर्यावरण, ठीक है, उस क्वेश्चन में गंगा और यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी माना गया है। उस बुक में आप पढ़ेंगे तब, ठीक है, मिल जाएगा। तो जो यमुना नदी है सर्वाधिक जो प्रदूषित है वह कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से मथुरा के बीच में यमुना नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। जब पूछ लेगा एग्जाम में यमुना नदी किन के बीच सर्वाधिक प्रदूषित है, तो दिल्ली से दिल्ली से इटावा के बीच में यमुना नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। यह क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट जो हमारे लिए होंगे यह सब क्वेश्चन हमने करवाया है। तो प्रैक्टिस सेट मात्र 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट मात्र 150 रुपये में दिया गया है। और यह सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन। 10 प्रैक्टिस सेट का मतलब 800 क्वेश्चन, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में
80 क्वेश्चन, तो 10 प्रैक्टिस सेट में टोटल 800 क्वेश्चन। और ये जो है 800 क्वेश्चन है अब पूर्णतः एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, अगर आप लोग 800 क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी से, तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट उससे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये 50 80 में 80 नहीं मिलेंगे, लेकिन 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में आपको लगभग जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला। किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती है? ठीक है, तो जो सू नहर है उससे समुद्री मार्ग की लंबाई नहीं कम होती है, क्योंकि जो सू नहर है वह कहाँ पे है? जो अमेरिका में 5 झीलें हैं वहीं पे यह सू नहर है, 2 झीलों को जोड़ देती है। जबकि स्वेज नहर और पनामा नहर से क्या होती है? पनामा जो नहर है, ठीक है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस तरह से मान लिया दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो पनामा नगर यहाँ है, इधर अटलांटिक महासागर है और यह प्रशांत महासागर, तो दोनों क्या करती है? जोड़ देती है, इसलिए समुद्री मार्ग कम हो जाती है। ठीक, और स्वेज जो नहर है मान लिया अफ्रीका है, ठीक है, तो यहाँ पे स्वेज नहर बनाया गया। इस तरह स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इससे भी क्या होता है? सागर की दूरी कम हो जाती है। 129, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का आयोग ने माना था सी, मुजफ्फरपुर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 130, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय नितल उच्चावच को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एर्गोग्राफ, हीदरग्राफ, स्लोनोग्राफ यह महासागरीय नितल को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, महासागरीय नितल के उच्चावच को प्रदर्शित करता है बैथीमीटर। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको सविंदर सिंह की जो बुक है, सविंदर सिंह की, ठीक है, सविंदर सिंह की जो बुक है समुद्र विज्ञान, ठीक है, सविंदर सिंह की जो बुक है वहाँ पे यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आप लोगों के पास होगा समुद्र विज्ञान सविंदर सिंह की स्पेशल जो उनकी समुद्र विज्ञान की बुक है अलग से है, अगर आप लोग उसको पढ़े होंगे तब वहाँ पे आपको यह मिलेगा। ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 131, विश्व का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश है? तो यह है कनाडा, बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है कनाडा। अगर कनाडा ऑप्शन में न रहे तब हो जाता है इंडोनेशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132, उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश कहलाता है? तो इसको कहते हैं प्रतिनगरीकरण। मान लिया यह कोई नगर है, फिर ये कोई और नगर है, तो यहाँ के लोग यहाँ पे आ जाए, यहाँ के लोग यहाँ पे आ जाए, तो इसको कहते हैं प्रतिनगरीकरण। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 133, मलेशिया की वनस्पति विहीन उत्खाद भूमि कहलाती है? तो यह पडांग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 134, फोनिशियन संबंधित है? तो यह टर्की से संबंधित है। यह तीसरा क्वेश्चन है जो अभी तक हमको किसी बुक में अभी तक मिला नहीं, मिलेगा। अगर हम कोई बहुत सारे बुक हैं अभी उसको लाइन टू लाइन अगर हम पढ़ते हैं जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन अभी तक हमको यह तीसरा जो क्वेश्चन है पूरे सेट में हमको अभी तक यह किसी बुक में मिला नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135, डाक बंगलों के मध्य औसत अंतराल होता है? तो यह तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर का ए 25 किलोमीटर यह मिल गया। ठीक है, यह आपको जब पढ़ेंगे क्रिस्टालर का तो यहाँ पे आपको यह मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 136 का जगह सी 4000 घन मीटर। ठीक है, तो यह भारत लोक अर्थव्यवस्था जो कक्षा 12 की बुक है एनसीईआरटी की उसमें यह मिल जाएगा। यह बहुत ही आराम से मिलेगा, जब आप जल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? तो यह होता है डायरिया। यह भी कक्षा 12 की कक्षा 12 की बुक है उसमें आपको यह चीज़ें मिल जाएंगी, डायरिया। ठीक है, जल प्रदूषण से इसको अतिसार भी कहा जाता है। अतिसार अगर ऑप्शन में रहे ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, फारस खाड़ी पर स्थित बंदरगाह नगर दुबई किस देश में स्थित है? तो जो दुबई है वह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। 138 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शार्ट नेम UAE भी कहा जाता है,
उसकी राजधानी कौन है? दुबई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 139 हो जाएगा बी, रोहतास में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 140, 1:50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार क्या होता है? तो इसका होता है 15 मिनट गुणे 15 मिनट होता है। यह भी कक्षा 11 का जो प्रैक्टिकल की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आपको यह मिल जाएगा। ठीक है। जो लोग प्रैक्टिकल का लिए होंगे नोट्स मेरा, ठीक है, वहाँ पे आपको यह नोट्स में भी मेंशन है। एक 10 लाख पे क्या कितना अक्षांश देशांतर के बीच दूरी होती है, फिर 2.5 लाख पे कितना होती है, फिर 1,25,000 पे कितना होती है, फिर 50,000 पे कितना होती है, फिर 25,000 कितना, सारे पाँचों को हमने नोट्स में लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर 141, धारा निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं करता? तो जो धारा होता है वह खारापन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। धारा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो खारापन से यह प्रभावित नहीं होता है। जब आप भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो धारा की उत्पत्ति से धारा को प्रभावित करने वाले कारक या धारा की उत्पत्ति से संबंधित कारक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 142, इंडोनेशिया की स्थानांतरित कृषि कहलाती है, तो इसको लाडांग कहते हैं। इसको मलेशिया में भी लडांग कहा जाता है, मलेशिया में भी लडांग कहा जाता है, जबकि चेन्नई जो है यह श्रीलंका में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, यह भी एनसीईआरटी की ही 142 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। क्वेश्चन नंबर 143, विश्व में सर्वाधिक चरागाह कहाँ है? तो यह अफ्रीका में है। पूरे विश्व में 3 प्रमुख चरागाह क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा चरागाह कहाँ है देश के हिसाब से देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में। यह भी आप लोग अच्छा जब 12 की मानव भूगोल का बुक देखेंगे, ठीक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की बुक देखेंगे तो वहाँ पे यह चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 44, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन विचार प्रतिपादक है, तो यह टी हैंगर स्टैंड से यह संबंधित है। तो यह जो क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, किसी भूमि उपयोग का जनरेटर होता है, तो परिवहन सुविधा, औद्योगिक इकाई, पूंजी, यह सभी होता है, यानी उपयोग में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 146, भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली आयरन एवं स्टील कंपनी है, तो यह टिस्को। ठीक है। टिस्को भारत में सबसे पहले स्थापित हुई थी। यह आयरन स्टील जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, झारखंड में। अगर आप लोग इसको देखेंगे कक्षा 12 की जो बुक है भारत लोक अर्थव्यवस्था वाली जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें यह चीज़ आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो जो क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर होगा बी, जो थाईलैंड है इसकी सीमा चीन से नहीं लगती है, जबकि म्यांमार और लाओस की सीमा चीन से लगती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 148। देखिए, अगर आप लोगों के पास एटलस हो, स्टूडेंट एटलस जो भी आता है, आप लोग एटलस को ज़रूर दिन भर में एक बार ज़रूर देखें। जो बड़े बड़े देश हैं उससे जो लगे छोटे छोटे जो देश सीमा से लगे हुए हैं देश है उसको ध्यान रखें, और कौन देश की सीमा उससे नहीं लगती ये थोड़ा ध्यान देखें। जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, ठीक है, बड़े बड़े देश हैं। फिर उधर इजराइल के सीमा से लगे वाले देश, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सब आपको एटलस से ही देखने को मिलेगा। एटलस से ही आपको पता चलेगा कौन सा देश किस पहाड़ी पे स्थित है, कौन सी राजधानी किस पहाड़ी पे स्थित है, ये सब आपको एटलस देखने की ज़रूरत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिंद चीन के 3 देशों से होकर गुजरती है? तो यह जो नदी है उसको कहते हैं मिकांग नदी। क्वेश्चन नंबर 100, यह भी एटलस आप देखेंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, तो यह 30 मीटर है। यह क्वेश्चन बार बार बीपीएससी में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 150, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 150 को जगह सी, स्थल रूपों का प्रदर्शन, यही अंतर नहीं है, जबकि मापक और उत्तर ये दोनों अंतर हो जाते हैं। यह बिहार बीपीएससी जो था बीपीएससी, ठीक है, 2.0 जो पीजीटी का पेपर हुआ था उसके भूगोल विषय के जो 80 क्वेश्चन थे उसका हम लोगों ने एनालिसिस किया। तो आप लोग देखे होंगे
कि 50 से 55 क्वेश्चन, ठीक है, 50 से 55 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से ही आते हैं। बाकी 20 से 25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर आते हैं, ठीक है, लगभग 30 से 25 क्वेश्चन मान लेते हैं एनसीईआरटी से बाहर आते हैं। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन एटलस से आते हैं, इसको प्रादेशिक भूगोल भी कह सकते हैं, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उससे मान लेते हैं एटलस। अगर आप लोग देखते हैं निरंतर तो 2-4 क्वेश्चन जो वहाँ से आते हैं आप उसको भी सही कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे भौगोलिक चिंतन के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, जो मानव भूगोल के, और फिर इस तरह से कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आर सी तिवारी सर के बुक से, भारत के भूगोल के को, ठीक है। तो इस तरह से 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे हार्ड हार्ड पूछेंगे, तो उसके पीछे आप लोग ज़्यादा मत भागिए, आप लोग पूरा जोर दीजिए। कक्षा 9 से 12, ठीक है, NCERT बुक पढ़िए, ठीक है। 9 से 12 में आपको कितने बुक हो जाएंगे टोटल, देखिए 9 में 1 बुक होगी, फिर 10 में 1 बुक होगी, ठीक है, 11 में 2 बुक हो जाएगी, 12 में 2 बुक हो जाएगी। साथ ही साथ एक बुक प्रैक्टिकल की 11 में आती है और एक बुक प्रैक्टिकल की 12 में बुक आती है। टोटल कितने बुक हो गए आपको, 2, 4, 6 और 8 बुक। 8 बुक अगर आपके पास है, ठीक है, और टाइम आपके पास कितना है, एग्जाम टोटल गया लगभग 2 महीना समय है। अगर आप लोग खुद से पढ़ते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं, 8 बुक खरीद के फिर नोट्स बनाते हैं, तब आपको 2 महीना पढ़ने में लग जाएंगे और बढ़िया से नोट्स बनाने में, ठीक। तो अगर आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं अच्छे से नोट्स बना के, हमने बता दिया कक्षा 9 से आप लोग 12 तक का एनसीईआरटी का बुक भूगोल विषय का लेके पढ़िए। अगर आप लोग लेके नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग नोट्स हमसे प्राप्त करना चाहते हैं 7054351253 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके, जितने का आप बुक खरीद रहे हैं, ठीक है, उतने में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 8 बुक कर देंगे लगभग 800 से अधिक रुपया आपका लग जाएगा, ठीक है। 2 महीना आप बुक पढ़ के नोट्स बनाएंगे तब जाके बनेगा। अगर आप लोग होली का ऑफर समझ लीजिए है, आपको कम से कम में आपको नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा और आप लोग विधिवत 2 महीना लगातार तैयारी करें। निश्चित तौर पे आपका तैयारी इतना बेस्ट हो जाएगा कि आप 50 से 55 क्वेश्चन एग्जाम में आराम से सही कर ले जाएंगे। भूगोल भी केवल 80 के जो भूगोल विषय के आते हैं उसमें, अगर आप लोगों ने उसके बाद जो जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपने 20 या 18, 15, 20 तक ले जा रहे हैं, तब भी अगर आप जोड़ेंगे, ठीक, 75 क्वेश्चन, अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो 70 क्वेश्चन। अगर आप बॉयज़ हैं, ठीक है, लड़के हैं, तो आप 70 प्लस, अगर जनरल में है 70 प्लस करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी ईबीसी हैं तो 65% करते हैं, 65 क्वेश्चन सही करते हैं लड़कों में, तो आप सिलेक्शन पा जाएंगे, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो अगर आप 65 क्वेश्चन सही करते हैं, 65 प्लस क्वेश्चन आपका सही होता है जनरल में, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप ओबीसी ईबीसी ये सब हैं, ठीक, तो आपको 60 प्लस क्वेश्चन सही करना है। 60 प्लस क्वेश्चन सही करने के लिए विषय में अगर आप 50 करते हैं, जीएस में अगर आप 15 भी सही कर लेते हैं तो आपका 65 क्वेश्चन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, ठीक है। जो भी ईवीएस और ओबीसी हैं, महिला में कह रहे हैं, अगर आप 65 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब बॉयज़ हैं तो आपको अगर ओबीसी ईबीसी, ठीक, ये दोनों हैं तो कम से कम आपको 65 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल हैं तो लगभग आप 70 प्लस क्वेश्चन सही करने का प्रयास करें, आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग एससी कैटेगरी के हैं बॉयज़ में तो 60 से कम भी रहेगा तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60 या 60, 59, 68, 58 इतना रहे। महिला में अगर 55 प्लस हैं एससी कैटेगरी की तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग फिर से कह रहे हैं प्रैक्टिस सेट और नोट्स, ठीक है, लेना चाहते हैं बेहतरीन नोट्स, उसके अलावा नोट्स के अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम दाम में आपको वह नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे 70543512 और 53 मोबाइल नंबर पे, ठीक है। आपको 2 महीने का टाइम है, नोट्स लेके आप फ़ोटो कापी निकलवा लेंगे और आराम से तैयारी करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और मेरा गारंटी है, दावा है, आपको नोट्स
कंप्लीट नोट से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 से 55 क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।